Okay, in this part 5, we have formed a distribution, probability distribution form कर लिया हमने by arranging the values of random variable from -300 to +400 और उनकी probabilities भी साथ साथ लिखी हुई है, -300 की probability, -150 की। एंड इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर, ये फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, मैं इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये समझने में ज़्यादा आसानी रहे। वही probability distribution चेंज नहीं किया है, मैं सिर्फ ये डेसिमल्स में ले आया हूँ मैं इसे। -300 की probability 0.333, -150 की probability भी 0.333, इसी तरह +250 की probability 0.167 और +400 की probability भी 0.167। वही अगर मैं यहाँ पर एक बाउंड्री खींच दूँ, why I am making a boundary over here? Because in order to distinguish between the amounts to be lost और amount to be gained, तो ये अमाउंट लॉस्ट अमाउंट, ये गेन्ड अमाउंट है। लॉस्ट अमाउंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, साफ नजर आ रहा है। अमाउंट टू बी गेन, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन दूसरी जानेब आप एक चीज और ऑब्जर्व करें, जो अमाउंट लूज हो रहा है वो अमाउंट थोड़ा है, यानी जिस अमाउंट की हारने वाले अमाउंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लेकिन हारने वाला अमाउंट कम है। जीतने वाले अमाउंट की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन जीतने वाला अमाउंट ज्यादा है। तो अब इसका फैसला कैसे होगा कि ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है या गेन है? तो जो लोग अपने जहन में अर्थमेटिक्स बहुत अच्छी रखते हैं वो तो देखते ही पहचान जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि इन दोनों की, यानी एक्स रैंडम वेरिएबल और इस प्रोबेबिलिटी की लड़ाई करवा दें आपस में। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ लड़ाई करवा दें, फाइट करवा दें? इसका मतलब ये होता है कि एक नया कॉलम फॉर्म करें जिसके अंदर एक्स को उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दें। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करें और काइंडली ये कंप्यूटेशन कर लें। -300 को आप मल्टीप्लाई करें 0.333 से, यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो 2 नेगेटिव वैल्यूज और 2 पॉजिटिव वैल्यूज को सम करने के बाद बताएं कि आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। यकीनन आप कैलकुलेशन कर चुके होंगे, वो आंसर जो है वो है -41.67, करेक्ट। अब देखिए, 2 रीजनिंग दे रहा हूं मैं इसकी। अगर मैं इसको राउंड कर लूं तो ये हो जाएगा -42। तो हम ये कहेंगे ये एक्सपेक्टेड लॉस है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इस गेम को ना खेला जाए क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड लॉस आ रहा है 42 रुपीज का। एक तरीका तो ये है स्टेटमेंट कहने का। दूसरा तरीका जिस पर मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं, इसके अंदर एक एल्गोरिथम छुपा हुआ है। देखें, इस गेम को ना खेला जाए क्योंकि इस गेम को खेलने के नतीजे में आप हर बार औसतन 42 रुपए हारेंगे। अब मैंने यहाँ वर्ड क्या यूज किया, औसतन 42 रुपए। एवरेज लॉस ऑफ 42 रुपीज है, एवरेज तो मीन को कहते हैं। तो आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हासिल होने वाला सम होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? मीन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो सिंपल कनेक्टिविटी आ गई पिछले सारे लेक्चर से। अब देखें, अगर एक डेटा है, एक वेरिएबल है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर एक रैंडम वेरिएबल है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। प्रोबेबिलिटी जिस तरह एक आम वेरिएबल का मीन होता है, एक रैंडम वेरिएबल का भी मीन होता है। आम वेरिएबल का मीन के फॉर्मूले से निकालते हैं, वही फॉर्मूला है देखा जाए तो। मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा बात। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किस तरह निकलेगा? एक्स की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देने पे निकलेगा। तो जब एक रैंडम वेरिएबल का मीन कैलकुलेट हो सकता है तो एक रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस भी कैलकुलेट हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूं, लेकिन काइंडली वेरीफाई कर लीजिएगा मेरी वीडियो को पॉज करके। जो कंप्यूटेशन मैं शो कर रहा हूं उन कंप्यूटेशन को एक दफा करके देख लीजिएगा आप। ये नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया, तो ये नेक्स्ट कॉलम किस तरह से बनाया? बिफोर मल्टीप्लाइंग द एक्स वैल्यूज विद द प्रोबेबिलिटीज वी जस्ट स्क्वायर द वैल्यूज। हम एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटीज कर देंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी और एक बड़ा अमाउंट आएगा, एक बड़ा रिजल्ट आएगा। क्या ये रिजल्ट वेरिएंस है? द आंसर इज नो, ये रिजल्ट वेरिएंस नहीं है, बल्कि ये रिजल्ट कहलाता है सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब मैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में तो पूरा तफसील से पढ़ाता हूँ कि व्हाट आर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट मीन। मेरे क्वांटिटेटिव मेथड्स की स्लाइड में भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख लें। लेकिन ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो होते हैं, ये फर्स्ट 4 कैलकुलेट किए जाते हैं, इसी तरह मोमेंट अबाउट मीन भी कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है, यानी जो वैल्यू आई है 74620, ये वैल्यू दरअसल वेरिएंस नहीं है, लेकिन वेरिएंस के लिए किया जाने वाला एक स्टेप है। तो अब सवाल ये पैदा होता है वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा? इन वैल्यूज को लिख लें आप, यहाँ पे लिख लें आप -41.67 और अपने पास लिख लें 74620 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर।
जब आप ये दोनों वैल्यूज लिख लें तो वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सम सिंपल फार्मूला। जिस तरह मैंने आपको बताया मीन जो है वो किस तरह कैलकुलेट होता है, एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दें। इसी तरह वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, इस फॉर्मूले से होता है, वेयर व्हाट आर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अभी अभी आप कैलकुलेट कर चुके हैं -41.6, और इसमें जो आपने वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की है वो भी यहाँ लिख दें। इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद मुझे आंसर बताएं वेरिएंस का क्या है। जो लोग अब भी कंफ्यूजन में हैं उनको मैं ये कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। नाउ सी हियर, ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स -41.6 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 74620। वेरिएंस किस तरह से आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर, राइट। तो जब मैं ये काम करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है वेरिएंस का। बड़ा ह्यूज वेरिएंस आया ये 72889। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो पुराने सवालात के जवाब हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, आपका जवाब होगा यकीनन ये रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो मैं यहाँ पर रूट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट कर देता हूँ और रूट ऑफ वेरिएंस मेरे पास आ गया 269 रुपीज़, गोया 270 रुपए की बात हो गई। आप और से देखें, आपने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं इससे पहले उसमें आपने मिड टर्म भी दिया, मिड टर्म के भी एग्जाम्पल आपके सामने है, हैंड प्रोफाइल एनालिसिस का डेटा मैंने आपसे करवाया। इसके अलावा जितने डेटा सेट दिए, कभी आज तक ऐसा हुआ था कि स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से ज़्यादा हो गया? नहीं हुआ ना। तो ये पहला मौका आया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबव हो गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या था, इसका फॉर्मूला, ये तो सारी पुरानी बातें हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जरा कैलकुलेट तो करें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बनता है, स्टैंडर्ड डिविएशन मस्ट बी पुट इन द न्यूमरेटर एंड मीन इन द डिनोमिनेटर। अच्छा, साइन जो है ना इसकी, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते वक्त साइन जो है उसको आप ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक रिलेटिव मेजरमेंट चाहिए होती है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेके 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आता है, 642.85%, यानी अप्रोक्सीमेट 643%। ये तो इतना ह्यूज आ गया, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। जितने डेटा सेट्स देख लें आप, मैंने कहा ना जुआ इस्लाम में हराम है। अब आप बात हराम और हलाल की डिबेट पे आ गई, थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग डिबेट करने जा रहा हूँ। ये जुआ क्यों हराम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर चीज को एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, हलाल और हराम को भी। आप देख लें यहाँ पर जुए के बारे में कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ, सुना हुआ होगा ना आपने। तो यही बात है, ये हद से ज्यादा इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बढ़ गया, हाईली अनरिलायबल डेटा हो गया ये। तो जुए का कोई सिंपल मॉडल भी आप उठा लें गैम्बलिंग का, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हद से ज्यादा होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा जो कि एक इंटरप्रेन्योरियल एग्जाम्पल है, उसमें भी आप मॉडल क्रिएट करके इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिएगा। एक कंपैरिजन हो जाएगा, साथ साथ मैं आपकी हेल्प भी करूंगा ताकि आपको ये पता चले कि इस्लाम में तिजारत क्यों हलाल है और ये जुआ और गैम्बलिंग है ये क्यों हराम है। ठीक है, मैं इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में